अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों का दिन अच्छा गुज़र रहा है। हमेशा की तरह अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग ज़रा आज बड़े ही अहम इस एक फ़रिश्ते से आपकी मुलाकात करवाएँ और उनसे कुछ जो चीज़ें हैं, वो उनकी ज़ुबानी सुनें। कितना दर्द और कितनी तकलीफ़ है उनके सीने में और दिल में पाकिस्तान के लिए। आप लोगों से जो गुज़ारिश है वो ये है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और आखिर में जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म, जिनको इस मुल्क के 26 करोड़ अवाम ने 3 दफ़ा अपने वोटों के ज़रिए पार्लियामेंट में भेजा और फिर पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान ने मुतफ़क्का तौर पर उनको इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चुना। और फिर जब ये ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ी तो फिर उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। चाहे वो 90s वाली दहाई का दौर हो, जिसमें वो 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार मिले। हज़ारों की तादाद में मंसूबे आज तक चल रहे हैं। ऐसे-ऐसे मंसूबे ख़त्म किए, मैं आपको बताऊँ तो आप परेशान हो जाएँ कि ये नवाज़ शरीफ ने काम किया। आप लोगों को याद हो, जो मेरी उम्र के लोग होंगे, जब वो गाँव से, जैसे मैं गाँव से लाहौर पढ़ने आता था ना, हर 2 वीक बाद, 3 वीक बाद हॉस्टल में रहते थे। तो जब आते थे तो रास्ते में बस रुकती थी, एक छोटी-सी चुंगी होती थी। वो कंडक्टर भागता था, 25-30 रुपए पकड़ा कर आकर फिर चलती-चलती बस में बैठ जाता था। वो चुंगी होती थी, गोरों के दौर से चल रही थी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले, हॉलैंड में अगर देखा जाए तो जर्मनी और जो हॉलैंड है उसके दरमियान में खत्म हो गया है, जो आपकी चुंगी है या आपका जो भी है, पाकिस्तान में भी चल रहा था। छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो भी इस नवाज शरीफ ने खत्म की थी। बट एनी हाउ, टाइम जाया नहीं करते और चलते हैं मियां मोहम्मद नवाज साहब और उनसे कुछ बातें करते हैं, उनकी कुछ बातें सुनते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है उनमें। मैं जब भी उनसे मिला हूं, आप बिलीव करें, सबसे पहली उनकी जो फिक्र होती है वो इस मुल्क के आम आवाम की होती है, आम इंसान की होती है। आटा कितना महंगा है, बिजली का बिल कितने का आता है, गैस का बिल कैसे देंगे, बच्चों के स्कूल की फीसें कैसे देंगी। ये नवाज शरीफ साहब का एक सिंपल और सादा सा मसला है, जो उनके दिमाग से नहीं निकलता कि ये चीजें सबसे पहले और बाकी सारा कुछ बाद में। चले मियाँ साहब से मिलते हैं और उनसे करते हैं बात और पूछते हैं कि मियाँ साहब के दिल में दर्द में पहली तकलीफ क्या है, क्या उन 2017 में रोटी भी मिलती थी, 2017 में घी भी मिलता था, 2017 में 50 रुपए किलो चीनी भी मिलती थी, 2017 में 60 रुपए लीटर पेट्रोल भी मिलता था, 2017 में 500-500 रुपए बिजली का बिल आता था। जिनको 1000 रुपए बिल आता था, आज उनको 30-30 हजार का बिल आता है। वो किधर से अदा करेंगे? कहाँ से अदा करें? बिल देते हैं तो बच्चों के पेट पालने के लिए पैसा नहीं बचता, और बच्चों का पेट पेट पालते हैं तो बिजली कट जाती है क्योंकि बिल नहीं दिया जाता। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। कहाँ से अदा करें? दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए था, इस पे जो मियाँ साहब कह रहे हैं, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मियाँ साहब कह रहे हैं, इसमें कोई भी इंसान इस बात को झुठला सकता है कि 2016-17 में जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत लिए हुए 2-3 साल हो गए थे, तो उस वक़्त रोटी कितने की थी? उस वक़्त बिजली का बिल ₹500 आता था और जिसका ₹1000 होता था, बहुत ज़्यादा बिल होता था। लोग कहते हैं कि यार ₹1000 आ गया, बड़ा बिल आ गया। और आज उनको 30 से 35 हज़ार रुपए बिल आ रहा है। वजह क्या बनी? वो भी आपको बताते हैं आगे जाके। फिर उसके बाद मियाँ साहब ने, मैंने आपसे जैसे कहा था ना कि मियाँ साहब शुरू ही रोज़ी-रोटी से करते हैं। मियाँ साहब शुरू ही आम इंसान के तकलीफ से करते हैं, आम इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी से शुरू करते हैं। उनकी गुफ्तगू का महवर ही ये होता है। मैंने उनके मुँह से कभी जनरल बाजवा का नाम नहीं सुना। मैंने उनके मुँह से कभी मतलब इमरान खान को बुराई करते नहीं देखा, उनकी इमरान खान की। या मैंने कभी उनके मुँह से कुछ उनका टेंशन, तकलीफ, दुःख एक ही होता है, आम इंसान की रोजी कैसे पूरी होती है, वो बिल कैसे पे देता है। और ये सारा कुछ नवाज शरीफ की पहली प्रायोरिटी होती थी कि जैसे ही वो हुकूमत संभाले तो सबसे पहले वो जरूरियात जिंदगी पूरी करे। जैसे कि बिजली उस मुल्क में नहीं थी, 2013 में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। तो वो जो 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, उसके पूरा करने के बाद फिर ये भी मेक श्योर करते थे कि बिल भी इतने आए कि वो भी वो अवाम जो है वो बर्दाश्त कर सके। और वैसा हुआ और उन्होंने ऐसा करके दिखाया।
अब मियां साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया गया, हमारे नेबर हिंदुस्तान ने G20 करा ली, और मियां साहब कहते हैं कि ये तो सब कुछ हमें करवाना था, और आपको पता है ये मियां साहब ने करवाना था, और ये हो सकता था, ये मुमकिन था। और ये मियां साहब नहीं कह रहे थे या इसहाक डार साहब नहीं कह रहे थे, ये पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया से लेकर हर जगह पे ये बात कही जा रही थी कि दहशतगर्द मुल्क जो मुशर्रफ के दौर में बाकायदा तौर पर दहशतगर्द मुशर्रफ बना हुआ था, फिर जरदारी साहब के दौर में जो जो धमाके हो रहे थे, लग रहा था कि मुल्क ही दहशतगर्द होगा। मियां साहब ने जैसे ही संभाला चार्ज, उसके बाद फिर बातें ये होनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान में क्या ऐसी तब्दीली आई है कि एक दहशतगर्द जो मुल्क है वो कहां से कहां जा रहा है। चलिए आगे सुनते हैं मियां साहब से, मियां साहब आगे क्या फरमाते हैं। जी मियां साहब। बिल देते हैं तो बच्चों के पेट पालने के लिए पैसा नहीं बचता, और बच्चों का पेट पेट पालते हैं तो बिजली कट जाती है क्योंकि बिल नहीं दिया जाता। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया। और अच्छा, इस बात से किसी को शक हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जब 1990 में, उन्होंने बताया दिसंबर 1990 में पहली दफा जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने थे, 10वीं क्लास में था उस वक्त में, मुझे दोस्तों याद है आज भी। तो मुझे याद है कि हमारे जो स्कूल था, ये उर्दू बाजार के नजदीक जो हमारा स्कूल था लाहौर में, 10वीं क्लास में, तो वहां पे उस वक्त इलेक्शन की तैयारियां होती थी, तो हम लोग दफ्तर में जाके मियां साहब के जो तस्वीर वाला बैज है ना, वो बड़ी मुश्किल से तरला मिन्त करके लाते थे कि हमने यहाँ पे लगाना है। और फिर इलेक्शन वाले दिन में, उस वक्त अब उम्र नहीं हुई थी वोट डालने की, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, छुट्टी थी गाँव में, पूरी कोशिश की, मेहनत की कि मियां साहब को वोट डालें। अब मुझे उस वक्त याद नहीं है हमारे जो एमएनए कौन साहब थे, याद भी है शायद हाजी नईम चट्टा साहब थे, लेकिन पूरी कोशिश की कि मियां साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट, बड़े मोहब्बत और प्यार कि यार ऐसा बंदा जो कुछ कर सकता है, जो कुछ करता है, उनकी शख्सियत है। अब ये देखें कि उनके बनाए हुए प्लान जो है, आपका जो हमसाया मुल्क है जिसकी आबादी अरबों में है, वो एक ऐसे मुल्क की जिसको वो एक्चुअली अपना दुश्मन समझता है, उसके बनाए हुए जो इकोनॉमिक चीजें हैं, उनको वहां पे जाके लागू कर रहा है। हमारे बनाए हुए चीजें, हमने तो आज तक ये सुना था कि इंडिया हमारे फिल्मों के गानों की धुनें चुराता है, इंडिया हमारी फिल्मों की मौसीकी चुराता है, इंडिया हमारी फिल्मों की स्टोरियां चुराता है। आज मियां साहब ने हमें यह भी बता दिया कि इंडिया ने हमारे बनाए हुए इकोनॉमिक को और मैशियत को बेहतर करने के लिए प्लान जो है हमारे, वो भी चोरी किए हैं। ये भी मियां साहब ने आज बता दिया, और साथ में एहसन इकबाल साहब की गवाही भी डाल दी कि एहसन इकबाल साहब गवाही दें कि बताएं लोगों को कि हिंदुस्तान हमारी बनाई हुई चीजों को चोरी कर रहा था। आगे चलें जरा। अपने मुल्क को आज देखें कहाँ ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहाँ से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी? क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आजम जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। हम्म 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज। अच्छा, चलो मियां साहब से पूछते हैं कि ये जुल्म किया किसने है, लेकिन ये बात तो ठीक है ना, मांगने वाली बात तो गलत नहीं है, लेकिन देखें, अब आप ये कहेंगे कि मियां साहब भी तो अपने दौर में जाते हैं दूसरे मुल्कों में, कर्जे लेते हैं, करते हैं। अब ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में 2013 से जो 18 वाला दौर है, वो एक वाहिद दौर है इस मुल्क की तारीख का। मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए जरा बताता चलूं कि इसमें पाकिस्तान ने आईएमएफ को गुड बाय कहा था। इसके अलावा 70 सालों ने पाकिस्तान ने आज तक गुड बाय नहीं कहा था आईएमएफ को। ये वाहिद दौर है जिसमें आईएमएफ को गुड बाय कहा था। तो मियां साहब इसका मतलब है इस चीज के खिलाफ थे ना, और ख्वाब उनका यही था कि हम किसी से कर्जा नहीं मांगेंगे।
हम किसी से पैसे नहीं मांगने जाएंगे, हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे। लेकिन 70 साल से ये काम नहीं होने दिया जा रहा। अब मियाँ साहब से ये पूछते हैं कि जरा ये भी बताएं कि 70 साल से करने कौन नहीं दे रहा। 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। कभी उनका एहतसाब होगा, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। जिसकी हुकूमत के दौर में अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया अल्लाह ने, उस शख्स को भी 11-11 साल मुल्क से बाहर रहने में मजबूर किया जाता है, जलावतन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, दहशतगर्दी की कोर्ट में 27 साल की सजा सुनाई जाती है नवाज शरीफ को। तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आजम को चलता करते हैं। कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? जी, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? वो याद है ना, खोसा माफिया कहा था, और फैसला देते वक्त ये भी कहा था कि आप पाकिस्तान तो क्या तारीख में कभी सियासत ही नहीं कर सकते, आप पार्टी के चेयरमैन नहीं रह सकते, पार्टी के सदर नहीं रह सकते। और करवाने वाले कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब। तो इसका मतलब है कि मियां नवाज साहब आज भी अपनी उसी जगह पे खड़े हुए हैं कि वोट को इज्जत दो, और इसी नारे पे जाके दोबारा इलेक्शन लड़ा जाएगा कि वोट को इज्जत दो। मैंने कुछ दिन पहले अपने वीलॉग में पुर्तगाल में ये कहा था कि नवाज शरीफ की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे 2 जर्नैल और 4 जो हैं जज। देख ले, मियां साहब ने आज ये कह दी है बात। 4 दिन पहले मैंने ये बात कही थी, तो क्लिप ट्विटर पर मैंने लगाया था। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फोन किया, मैसेज किए कि सुनीला साहब बड़ा तुसी काम पाया। मैं जी केड़ा काम पाता जी? ये जो आपने बताया था कि जी 2 जज, 2 जर्नैल और बाकी 4 जज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन। मैंने कहा जी उसके अलावा देखें, ये एक बहुत बड़ा, ये नून लीग का या नवाज शरीफ का मसला होता तो नवाज शरीफ माफ कर देता, इन जजों को और इन जर्नैलों को माफ कर देता। लेकिन यहाँ पे बात पाकिस्तान की है। ये साकिब निसार और खोसा और ये जो उसके साथ जज साहब जो बैठे हुए हैं, इनका इनका जुर्म इतना छोटा नहीं है। नवाज शरीफ की हद तक हो तो नवाज शरीफ माफ कर दे, हालांकि वो जुर्म भी माफ नहीं करने चाहिए। वो नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, वो आगे जाके आपको मियां साहब की मुंह जुबानी सुनाते हैं कि क्या क्या जुल्म और ज्यादती हुई। माफी नहीं मिलनी चाहिए, नवाज शरीफ को जाती हैसियत में भी माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन चले, अगर नवाज शरीफ साहब होते तो वो माफ कर देते। लेकिन ये बात नवाज शरीफ से बहुत आगे है। मैं बताऊं, ये मुल्क के 26 करोड़ मुल्क के साथ ज्यादती है। आपका मुल्क जो है वो G20 करवाने जा रहा था अपने मुल्क में। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें आपके मुल्क में इस्लामाबाद में आकर बैठती या लाहौर में आके बैठती। लेकिन क्या जुल्म ज्यादती की गई कि हम लोग आज बिल देने के लिए अपने मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, हम बिल देने के लिए आज अपने जेवर बेच रहे हैं, हमारी बेटियां घरों में बैठ गई हैं, और खुदा ना करे पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है ये बिल और ये चीजें देने के लिए। लेकिन ये अगर अब देखें, अभी मियां साहब से पूछते हैं अभी जाके आगे जाके ये क्या करना चाहिए, इन जर्नैलों जजों के साथ होना क्या चाहिए। आप ये तकाजा तो कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो जुल्म और ज्यादती 15 मिनट में हमसे करवा ली जाती है। हमसे तो इंसाफ जो है, या हमसे जो तफ्तीश है, जो हमें जो हिसाब किताब है या एहतसाब है, वो 15 मिनट में कर लिया जाता है। इनसे कौन करेगा? पूछते हैं मियां साहब से। ये लोग काबिल माफी नहीं है। ये नहीं कि को हमें बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है। कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क और कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। एक ऐसा बड़ा जुर्म है जिसको खुदा भी कहता है कि माफ नहीं किया जाता। जब कौमों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है तो फिर कौमों को माफ नहीं करना चाहिए। आज कौम को भी ये समझना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣ वाला मामला नहीं है। मियां साहब आ रहे हैं मैदान च 21 तारीख अगले महीने की, लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे, और ये मियां साहब ने ऐलान कर दिया कि मिट्टी नहीं पानी हो, इसका पहले ठिकाना करना है, इसका पहला रिजल्ट लेना है, फिर आगे चलना है। और होना भी यही चाहिए। देखिए, ये मुल्क आगे जा सकता ही नहीं जब तक ये बदमाशी खत्म नहीं की जाएगी, और जब तक पिछले करने वालों का एहतसाब नहीं किया जाएगा, उनको इस बात की सजा नहीं दी जाएगी। देखिए, अभी मौजूदा हालात में देखा जाए तो चीजें बेहतर है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ऐसे रहेंगे, क्योंकि जब किसी को सजा ही नहीं मिलेगी, जब पता होगा। देखिए, खाली जनरल फैज ने, मैं भी एक अपने जो दोस्त हैं अली साहब, हमारे प्रोड्यूसर है, जो हमें सारा कुछ लिख लिखा के देते हैं, सर्च करके देते हैं बहुत सारी चीजें,
मैं उनसे ये बात कर रहा था कि यार देखिए, एक जनरल फैज ने पूरे के पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ था। उस मुल्क का कोई बशिंदा जनरल फैज से महफूज नहीं था, चाहे वो जज था, वो चाहे फौजी था, वो जर्नैल था, वो आम इंसान था, वो उसकी कोई सोसाइटी थी, वो वट जो भी था, कोई बंदा जनरल फैज से महफूज नहीं था। क्या कोई जनरल फैज पर हाथ डाल सकता है? मियाँ साहब कह रहे हैं कि अब इस पे मिट्टी नहीं पानी चाहिए, जनरल फैज और जनरल बाजवा का हिसाब भी होना चाहिए, और साथ में साकब नसूर का, साथ में खोसे का, और ये जो भी बंदयाल गया, सबका हिसाब होना चाहिए। आगे पूछते हैं मियाँ साहब से। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं ये और पीडीएम जो है ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते, तो आज शायद पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर होता। इनकी बात सही है हसन इकबाल की कि अगर कोई बच्चा आदमी जो है ना वो जख्मी पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उसको बचाना जो है वो हमारा फर्ज नहीं है? हमने बचाया है, अपनी अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है। और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसकी उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। लेकिन अगर हमने नेक नीति के साथ किया है, खुलूस के साथ किया है, मुल्क के दर्द के खातिर किया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप ही को उसका इनाम देगा और आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा सर, 2017 में ये जो एक 500 रुपए देना ही देना है कि अगर कोई बच्चा खुलूस के साथ किया है, मुल्क के दर्द के खातिर किया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप ही को उसका इनाम देगा और आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा जी, बिल ये आता इस था, इसमें इसमें कोई दूसरी दो हमारा राय नहीं है। फर्ज नहीं है, इसमें कोई हमने दूसरी राय बचाया है। नहीं है कि 2017 वाले दौर के बाद ये जो तबाही हुई, 3.5 साल इमरान खान के दौर में, देखें बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्यों नून लीग इलेक्शन में नहीं गई। देखें, ये सवाल हमने मियाँ साहब से डायरेक्ट सामने 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 बैठ के किया। इंशाल्लाह ताला उनसे मुलाकात भी होगी इस जुमे को, तो भी उनसे दोबारा फिर एक दो सवाल जो है वो बड़े पूछेंगे, उनसे बताएंगे आपको क्या जवाब दिया। लेकिन ये जब सवाल पूछा जी कि आप लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन में, उन्होंने कहा जी डायरेक्ट इलेक्शन में कैसे चले जाएं, ये जो टाइम दरमियान में 2-3 महीने में मुल्क बैंक हो जाएगा। और बैंक होने का मतलब पता है आपको क्या है? आपके मुल्क में तबाही आ जाएगी, आग लग जाएगी। आपके मुल्क में 500 रुपए लीटर का पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप हाथ में पकड़कर गैलन खड़े होंगे और आपको शायद 4 लीटर पेट्रोल मिले, वो भी शायद 5,000 रुपए में, 2,000 रुपए में, 1,500 रुपए में। तो उसको बचाने के लिए अगर हम ये भी पूछा था कि मियाँ साहब फिर तो आपका सियासी क्यों नहीं, जी सियासी कैरियर बनते रहेंगे। मुल्क बच जाए, सियासी कैरियर बच जाएंगे। क्या करना है हमें उस कैरियर का जब हमारे मुल्क पे ये बुरा वक्त आएगा। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है उस वक्त ये फैसला करने की कि हमें एक दफा ये मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाना है और उसके बाद फिर आगे जा करना। तो ये बात मियाँ साहब की इसमें कोई शक नहीं है कि ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन किया और मुल्क बचाया। आगे पूछते हैं मियाँ साहब से क्या फरमाते हैं। हमने नेक नीति के साथ किया है, तो इसका अजर अल्लाह ने हमें देना ही देना है और इंशाल्लाह कामयाबियों की शक्ल में देगा अल्लाह। इंशाल्लाह। ये मेरी बात आप नोट कर लें इंशाल्लाह ताला। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया है, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। ये ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये जरा मुझे बताएं ना, आज कहाँ है वो, किधर है आज? वो खुदा से डरो, डरो खुदा से। एक बाप के सामने जी। उसकी बेटी को इस तरह से गिरफ्तार करते उसकी आंखों के सामने और जेल में, और ये बताने के लिए कि नवाज शरीफ, देखने के लिए कि नवाज शरीफ की आंखों में आंसू आए या नहीं आए, वो रोया या नहीं रोया, वो तड़पा या नहीं तड़पा, ये देखने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए।
उसकी बेटी को गिरफ्तार करके ले गए उसकी आंखों के सामने। और मैंने कहा मरियम को, मैंने कहा मरियम ठीक है वो ले आए हैं, चले जाओ, कोई बात नहीं। मुझे पूछ रही थी, मैं उसको अब ना मुझे हैरत हुई थी कि मुझे पूछ रही है, वक्त वो आ गए ऊपर लेने के लिए। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल हौसले के साथ जाओ, मजबूती के साथ जाओ, जाओ, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर सुरखरू करेगा। क्या ये पाकिस्तान की, ये अगर मैं तो कहता हूँ कि एक कत्ल 60 रुपए लीटर पेट्रोल भी मिलता था, में देगा अल्लाह। ये मेरी बात आप नोट कर लें, इंशाल्लाह ताला हौसले के साथ जाओ। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएँ कि ये जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं, ये मियाँ साहब के मुँह से हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है लंदन में, कि ये जुल्म और ज़्यादती की इससे हद ज़्यादा क्या हो सकती है कि सिर्फ़ नवाज़ शरीफ की आँखों में आँसू देखने के लिए, नवाज़ शरीफ को देखने के लिए कि वो तड़पता है कि नहीं तड़पता, वो रोता है कि नहीं रोता, उसकी आँखों से पानी गिरता है कि नहीं गिरता, उसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार करना। कहाँ है वो ज़ालिम? कहाँ है वो उस वक़्त के फ़िरौन? एक फ़िरौन इस वक़्त जेल में बैठा सड़ रहा है, मर रहा है। और एक फ़िरौन ऐसे वक़्त गुमनाम की ज़िंदगी गुज़ार रहा है जिसका नाम जनरल बाजवा है। और एक फ़िरौन उस वक़्त का जिसका नाम जनरल फैज़ था। वो क्या कर रहा है? वो इस वक़्त सिर्फ़ ये ख़्वाहिश कर रहा है कि खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ ना कहो। जो कहा है, और वो इमरान खान को गालियाँ निकाल रहा है, कह रहा है कि वो बदनस्ल है इमरान खान, कि हमने उसके लिए क्या-क्या नहीं किया और उसने हमारे लिए क्या किया। और नवाज़ शरीफ जिसके सामने उसकी बेटी, और बेटी के साथ उसकी बेटी, मरियम के साथ उसकी बेटी बैठी है और मरियम कह रही है कि बाबा अब क्या करना है? तो मियाँ साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, घबराना नहीं, हौसले और हिम्मत के साथ जाओ, उनके साथ जो जुल्म करना है ज्यादती कर लें, लेकिन आपने घबराना नहीं है। लेकिन जो गिरफ्तार करने आए थे उनके तो मकसद ही कुछ और थे। वो तो ये चाहते थे कि नवाज शरीफ झुक जाए, नवाज शरीफ उनकी हर ख्वाहिश मान ले, नवाज शरीफ उनकी तमाम बातें मान ले, मुल्क से बाहर चला जाए, सियासत छोड़ दे, हमेशा के लिए किनारा कर ले सियासत से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उनका दिल भरा नहीं था नवाज शरीफ को जेल में डालकर, उनका दिल भरा नहीं था नवाज शरीफ को सियासत आउट कर कर। वो नवाज शरीफ के सामने मरियम को गिरफ्तार करवा कर जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर पा रहे। मुझे याद है इस तरह था, जब कुलसूम बीबी बहुत बीमार थी तो मियाँ साहब और मरियम बीबी जा रहे थे, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरी खुशकिस्मती है कि वो मैंने वहां बैठकर सुनी थी। उसमें भी शायद लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ अब रोएगा, नवाज शरीफ की आंखों में आंसू आएंगे, मरियम नवाज तो जरूर कमजोर पकड़ेगी। मुझे वो तारीखी दिन याद है जब मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर थी। ये मुझे कहते हुए लफ्ज जो है ना वो जरा दिल वो मतलब होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या मरियम नवाज शरीफ से, मियाँ साहब से भी ज्यादा मजबूत है? तो ये कहने में कोई हार नहीं है कि अगर मियाँ साहब किसी लहजे, देखें मियाँ साहब ने पूरी जिंदगी गुजारी है बेगम कुलसूम नवाज साहबा के साथ। जब उनको पता है कि ये इस वक्त अगर इनको छोड़ के जाऊंगा तो शायद दोबारा कभी जिंदगी में ना मिल सकूंगा, अगर वो उस वक्त उनको छोड़ के जा रहे हैं और उम्मीद भी नहीं है कि दोबारा मिलेंगे, और उनको इस बात के कुछ चांस नजर भी नहीं आ रहा है कि मैं दोबारा जिंदा देखूंगा कुलसूम को, तो आंखों में आंसू तो आने चाहिए। लेकिन नहीं आए। कानून की खातर जाके सजा लेने की खातर जेल जाने के लिए, इस मुल्क को कुछ ना कुछ फिर देने के लिए मियाँ साहब वापस आए। मरियम नवाज शायद मियां नवाज शरीफ को, मैं जो लोग कहते हैं ना कि मरियम को जो ताकत बन गई नवाज शरीफ साहब की, हालांकि वो मरियम नवाज तो वो कमजोरी बनाना चाहते थे। खुदा की कसम मरियम नवाज इतनी बड़ी ताकत बनी है, ये जो आज आपके सामने एक फरिश्ता बैठा तकरीर कर रहा है, बात कर रहा है, जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसकी इस वक्त यहाँ बैठकर बात करने की वाहिद रीजन, ये इंसान जितना टूटा हुआ अंदर से, मैं क्या बताऊं आपको। बहुत तकलीफें दुख दिए इस मुल्क इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन ये इंसान कमजोर नहीं हुआ। और अगर इंसान कमजोर भी हुआ है तो इसको मजबूत करने के लिए मरियम नवाज ने वो काम किया है जो विश करनी चाहिए हर इंसान को कि खुदा उसको बेटी दे तो मरियम नवाज जैसी बेटी दे, कि जो अपने बाप के साथ ऐसे खड़ी हो गई है कि दुनिया की कोई ताकत उस बाप को किसी जगह से हिला नहीं सकी। और वो जेल में गिरफ्तार करके हिलाने आए थे, मियाँ साहब को झुकाने आए थे, मियाँ साहब के आंसू गिराने आए थे। और सालमो ये तुम्हारी ख्वाहिश है, किस लिए किया सब तुम लोगों ने? नवाज शरीफ को झुकाने के लिए। नवाज शरीफ तो आज भी वहीं का वहीं बैठा है, मरियम वहीं की वहीं खड़ी है। तुम्हारा पाकिस्तान टूट गया, तुम्हारा पाकिस्तान झुक गया, तुम्हारा पाकिस्तान का गरीब अवाम रो रहा है। आगे सुने मरियम मियाँ साहब क्या कहते हैं। मजबूती के साथ जाओ, जाओ, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर सुरखरू करेगा। क्या ये पाकिस्तान की, ये अगर मैं तो कहता हूँ कि एक कत्ल का मुलजम जो है ना, जो मुजरम जो है, उससे बड़े मुजरम ये लोग हैं जिन्होंने 25 करोड़ अवाम के मुल्क को यहां तक पहुंचाया कि आज गरीब का बच्चा रोटी नहीं खा सकता।
इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना, वो बिल्कुल जो वो बड़ा जुल्म होगा। और अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। ये ये लोग लोग कौन कौन है? काबिल माफी जनरल नहीं है, फैज, ये जनरल नहीं कि बाजवा, साकब हमें निसार। बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है, कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क और कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। एक ऐसा बड़ा जुर्म है जिसको खुदा भी कहता है कि माफ नहीं किया जाता। जब कौमों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है तो फिर कौमों को माफ नहीं करना चाहिए। आज कौम को भी ये समझना चाहिए, आज कौम को भी इसका एहसास करना चाहिए, कौम को इस बात को देखना चाहिए, देखना सोचना चाहिए। नवाज शरीफ के जमाने में मोटरवेज भी बन रही थी, पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी बना, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ, डॉलर 104 रुपए पे 4 साल रहा, हिला नहीं यहाँ जी, से। बिला आटा नागा। जो है वो 35 रुपए रहा, आज 160 रुपए है। और पेट्रोल 65 रुपए था, आज जैसे मैंने कहा कि 332 रुपए है। बिजली का बिल मैं पहले कह चुका हूँ आपको। ये 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 क्या बड़ी मोटी मोटी चीजें ये आम आदमी को समझ में नहीं आती, आनी चाहिए। लेकिन ये भी तो बहुत कुछ सोचने की बातें हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, आप नुमाइंदे हैं, आप कौम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने जहन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें, ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी दोस्तों, आपने सुन लिया मियाँ साहब ने जो कहा है कि इस पे अब मिट्टी नहीं डालनी। अब मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं जो आखिर में इसमें अपने कमेंट्स दूँगा, वो ये है कि ये लड़ाई जो है ना, ये खत्म नहीं होने जा रही, ये लड़ाई शुरू होने जा रही है। देखें, ये नहीं हो सकता कि आप जो असल मामला है उस जड़ को ना उखाड़ें और फिर दोबारा शुरू कर दें। पकड़ लें जिनको पकड़ना है, स्मगलरों को, डालरों को, चोरों को, उसके पकड़ने से क्या होगा? वक्ती तौर पे 4 खबरें बनेंगी, थोड़ी-सी चीज़ें बेहतर होंगी, फिर वो दोबारा आ जाएँगे। 10 दिन दुकानें खुल रहेंगी। ये जड़ नहीं है, इनको जड़ों से खत्म करना पड़ेगा। और जड़ों से खत्म करने के लिए आपको हर बुराई को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। आपको ये ढूँढने चाहिए कि ज़ुल्फ़िकार अली को, भुट्टो को फांसी लगाने वाले इस दुनिया में नहीं रहे। तकरीबन सारे मर मुर गए हैं। वो ज़िया भी गया, वो उस दौर के वो जज भी गए। अब इस वक़्त जो जज ज़िंदा है, इस वक़्त जो जर्नैल ज़िंदा है, मियाँ साहब मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि इनको वो नहीं छोड़ने वाले, और इनको अगर छोड़ दिया तो फिर ये मामला ठीक नहीं होना। ये जो मिट्टी पाओ है ना, मिट्टी-शिट्टी पाओ, रोटी-शोटी खाओ तो चली गई, ये वो मामला है कि छੱਡ दो बस। जो हो गया सो हो गया, बाद च करांगे। पहले हम लोग जो मुल्क नहीं, मुल्क ठीक हो सकता ही नहीं है। कैसे मुल्क ठीक होगा? और दूसरी बात है कि मियाँ साहब बड़ी ठीक-ठाक किस्म की गारंटियाँ लेके आ रहे हैं। मियाँ साहब जहाज में बैठते वक़्त भी अगर कोई ऐसी-वैसी बात होगी तो वो जहाज से उतर जाएँगे। नहीं भाईजान संभालो, चलाओ, क्योंकि चलाने वालों से चल नहीं रहा। कोशिश करने वालों से कोशिश कर ली, लेकिन उस लेवल का तो ठीक नहीं कर सके। नवाज शरीफ चाहिए दोबारा हमें। अगर डॉलर 105 पे लेके आना है, आटा 40 रुपए के लेके आना है, पेट्रोल 100 रुपए पे लेके आना है, जरूरियात जिंदगी सस्ती करनी है, बिजली के बिल जो है 50 5 4 हजार पे लेके आने हैं, तो आपको नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा। और फिर मैं एक बात बताऊं, खाली लाना नहीं पड़ेगा, 5 साल के लिए नवाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। जिस तरह इमरान खान के साथ स्टैब्लिशमेंट, मीडिया, जजों ने कहा ना कि जी आप जो मर्जी करें, खुदा के वास्ते आप ये ना कहें नवाज साहब जो मर्जी करें, आप सिर्फ अपने अपने काम करें, मुल्क नवाज शरीफ ठीक कर देगा, ये गारंटी है। इससे पहले भी करके दिया है। सिर्फ आप 5 साल दे दें और 5 साल बाद देखिए इस पाकिस्तान का नक्शा क्या होता है। अल्लाह ताला की जात मेरे कायद को जिंदगी दे, सेहत दे। अल्लाह ताला की जात देखिए, नवाज शरीफ की जो जिंदगी है इस मुल्क की जिंदगी है। मुझे नजर नहीं आता कि आगे कौन है जो सब संभालेगा, कौन चलाएगा, किसका तजर्बा है, कौन मिलेगा जाके दूसरे मुल्कों के लोगों से, कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, कौन कारखाने लगाएगा, कौन गरीब को रोजगार देगा। किसी में मुझे इतनी जान चप्पड़ नजर नहीं आती। ये सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका, जो आप लोगों ने इतना हमें टाइम दिया, इसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपको जज़ीम अता फरमाए। दोस्तों आपसे भी गुजारिश है कि आप जरा कमेंट्स करके बताएं, ये कमेंट बहुत लाजमी है आपका। क्या नवाज शरीफ दोबारा एक दफा फिर मुल्क में खुशहाली ला सकता है?
क्या नवाज शरीफ इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल कर सकता है? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम को बिजली, गैस, पानी सस्ती फिर फराहम करने के लिए कुछ कर सकता है? क्या आटा, चीनी, दाल के भाव फिर दोबारा नवाज शरीफ वापस उन्हीं प्राइसों पे ला सकता है या बेहतर प्राइस पे लगा सकता है? इस सवाल का जवाब जरूर दें, और अगर नवाज शरीफ नहीं तो फिर कौन? आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको जिंदगी सेहत दे। आप लोगों से अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज। इस तमाशे के चक्कर में